जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है कि हम लोग क्लास 10th नॉन हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक और कमेंट करके बताइए क्लास आज का कैसा रहा। तो चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है बाल गोविंद भगत के चैप्टर से कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ जीवन बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उन्हें जो था वो घर गृहस्थी में भी थे, लेकिन उनको फिर भी साधु लोग कहते थे। क्यों कहते थे, तो इसको देखिए उत्तर बना एग्जाम में से आएगा। तो इसको कैसे बना के लिखेंगे, बाल गोविंद लिखा गया, आप गोविंद लिखिएगा, ठीक है। बाल गोविंद भगत के साधु होने के कई कारण थे, ठीक है। एक नंबर डाल के लिखिएगा कि कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, सभी से खड़ा व्यवहार करते थे, सभी से सही तरह से व्यवहार रखते थे। दूसरा लिख दीजिए, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा भी करते थे। तीसरी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख दीजिए कि उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते थे, ठीक है। 4 नंबर लिख दीजिए, किसी भी चीज को नहीं छूते थे और ना ही बिना किसी पूछे और व्यवहार में भी लाते थे, ठीक है। वे किसी दूसरे चीज को भी नहीं लेते थे। मतलब इन तरह के चीजों के कारण ही उनको क्या कहा जाता था, साधु कहा जाता था। याद रखिए, साधु की निशानी थी, ठीक है। उसको से चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। जो उनका पुत्र मर गया था, उसके बाद वो भगत जो थे उसकी पुत्र वधु को भाई के साथ भेजना चाहते थे, बोलते थे दूसरा शादी कर लो। तो वो क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, तो देखिए भगत की जो पुत्र वधु थी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वो एकमात्र सहारा थी, ठीक है। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। उसका जो देखभाल करने वाला उसके अलावा कोई नहीं था। अर्थात भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो चुल्लू भर पानी कौन देगा, इस बात की क्या थी, उसे चिंता लगी थी, ठीक है। इस बात की चिंता थी, ठीक है। वो चाहती थी कि उनकी सेवा में अपना जीवन बिताए, ठीक है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। वो चाहते थे स्वतंत्र हो, आजाद रहो, तुम किसी के लिए क्यों मरोगी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। अगर भगत का जो बेटा इकलौता बेटा था जो मर गया, उसकी भावनाएं कैसे व्यक्त की, तो देखिए अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, ठीक है। सब लोग रोते हैं, गाते हैं, रोते हैं, लेकिन इन्होंने गाना गाया था वो भी खुशी से। और उस दिन कुछ ज्यादा ही गाना गा लिए थे जिस दिन वो मरे थे। वो अपनी बहू से भी बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहते थे। बोलते थे कि तुम मर गए है तो क्या चिंता करती हो, उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ। कि वो जो आत्मा, उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा परमात्मा में मिलन हो जाता है, इसलिए इस अवसर से खुशी मनानी चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक जो विरह था वो अपना प्रेमी उसको मिल गया, वो जाकर के आत्मा परमात्मा से मिल गया, तो ये खुश होना चाहिए, दुख की बात नहीं है। इसलिए ये ऐसा भावना रखते थे, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 4 नंबर कह रहा है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने चित्रों के साथ संबंधित कर अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। भगत सिंह के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को, तो इसको कैसे बनाकर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाकर कैसे लिखना है, तो लिखिएगा यहाँ पर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, ठीक है। अब लिखिएगा भगत जी गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में क्या थे, एक तरह के सन्यासी थे। घर गृहस्थी चलाते हुए भी सन्यासी थे। उनका आचरण व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे परिवार में होते हुए भी वास्तव में क्या थे, एक तरह के सन्यासी थे, ठीक है। क्या थे, सन्यासी थे। याद रखिए, वे किसी भी काम को दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। मतलब वो काम अपना जो था वो स्वयं करते थे, किसी को उसके लिए नहीं कहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, बिना अनुमति से किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। मतलब इनके अंदर ये साधु कैसे गुण थे कि जो किसी को बिना अनुमति कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। ये हो गया इनका व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद से आप लिख सकते हैं उनकी वेशभूषा, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद वेशभूषा में लिखिएगा बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, ठीक है। उनकी उम्र जो थी 60 साल के ऊपर की थी। उनके बाल जो थे वो पके हुए थे। वो कपड़े बिल्कुल कम पहना करते थे, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा कि कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी की कनपटी टोपी पहनते थे, ठीक है। इस तरह का टोपी पहनते थे, ठीक है। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, मतलब एक कंबल ओढ़ लिया करते थे, साल ओढ़ लिया करते थे काला रंग का, ठीक है, कंबल। वे अपने माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन टीका किया करते थे, ठीक है। और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते थे, ये याद रखिए। इतना ही चीज किया करते थे, यही उनकी वेशभूषा थी, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों के आचरण का कारण क्यों थी, तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण के कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वृद्ध होते हुए भी आचरण का कारण, मतलब अचरज का कारण, आचरण गलती बोल दी, अचरज आचरण मतलब सोचने लगता है ये कैसे हो रहा है। तो वे वृद्ध होते हुए भी उनकी फुर्ती में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों में, भादों आंधी में भी, रात में भी, वो भोर में सबसे पहले उठ करके और गांव के 2
मील दूर जो स्थित है गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, खेतों में अकेले ही खेत करते और गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता था। मतलब जो जवानी थोड़ा था बुढ़ापा में जा रहे थे, वैसे ही वो काम कंटिन्यू कर रहे थे, काम को नहीं छोड़ रहे थे, जिस तरह से करते थे वही करते थे। इससे लोगों को देख करके आश्चर्य होता था कि बूढ़ा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है जो थोड़ा जवान था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। इस सब को चीजों को देखकर क्या हो जाते थे, लोग बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते थे, दंग हो जाते थे। ठीक है, अगला बोल रहा है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं का उल्लेख करना है। मतलब विशेषता बताना है, पाठ के आधार पर हमें बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता बताना है। ठीक है, तो इसको क्या हम बनाएंगे, इसको देखिए हम क्या बनाएंगे, इसको लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत के गीतों के एक विशेष प्रकार का आकर्षण है, जादू था। उनमें का आकर्षण था या जादू था। ठीक है, कबीर के पद उनके कंठ से निकल करके सजीव उठते थे। याद रखिए, जो कबीर के पद थे उनके कंठ से निकल करके सजीव उठते थे। ठीक है, उनके गानों में जो है ना भक्ति और प्रेम की भावना सुनाई देती थी। याद रखिएगा, उनके भक्ति में जो थी ना और प्रेम की भावना सुनाई देती थी। याद रखिएगा, उनके गानों से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। याद रखेंगे। ठीक है, खेतों में जब वे गाना गाते थे तो स्त्रियों के ओठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। याद रखिएगा। ठीक है, हल चलाने वालों के पैर एक ताल में चलने लगते थे, धान रोपने वालों की उंगलियां उसी ताल और लय में चलने लगती थी। लोगों को उनकी संगीत को सुन करके गर्मी सी या ठंडी सा महसूस होने लगता था। मतलब लगता था कि जहां गर्म वहां ठंडा, मतलब सब कुछ उनके गीत में इतना जादू था कि लोग मदहोश हो जाते थे। ठीक है, अगला जो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि धान की रोपाई करते समय समूचे माहौल को भगत की स्वर्ण लहरियां किस तरह झंकृत कर रही थी, इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे बना के लिखेंगे, देखिए ये भी एक कैसे लोगों को प्रभावित करते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था। आषाढ़ में जब धान की रोपाई होती थी तब उनके संगीत में पूरा माहौल चमत्कृत हो उठता था। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में पूरा गाँव खेतों में होता था। पूरा का पूरा गाँव कहाँ होता था, खेतों में होता था। आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ, धूप से कोई नामो निशान नहीं रहता था। ठंडी हवाएं चलती थी। उस समय अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए बाल गोविंद कीचड़ में सने होते थे और जब ये गीत गाने लगते तो उनके कंठ से निकला हुआ एक स्वर की ओर जा रहा था और दूसरा पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतें कांप उठती थी, वे गुनगुनाने लगती थी। ठीक है, इस तरह से ये हो रहा था। और क्या था, हलवाओं के पैर जो हल जोत रहे थे, हलवाओं के पैर संगीत की ताल में उठने लगते थे। रोपाई करने वालों की जो उंगलियां थी एक अजीब क्रम में चलने लगती थी, एक अजीब लाइन में चलने लगी थी। ठीक है, उसको और चारों तरफ का वातावरण अद्भुत हो गया था और चारों तरफ का जो वातावरण था क्या बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो गया था। तो ये थी उनकी संगीत में एक तरह का उमंग जो आषाढ़ के महीने में देखने को मिलता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानता है और पाठ के आधार पर स्पष्ट करें क्यों मानते हैं गृहस्थ साधु। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत घर परिवार वाले आदमी थे। उनके परिवार में उनका बेटा और पतोह थे। उनके पास खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान भी था। उनके बाद भी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह रहते थे, साधुओं की तरह सारी भाषाओं पर खड़ा उतरते थे और इसलिए लेखक ने भगत को गृहस्थ साधु का मतलब घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसी आचरण व्यवहार और क्वालिटी थी उनके अंदर, इसलिए उनको मानते थे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है, मतलब संगीत में जादू क्यों कहा गया है। तो इसको देखिए कैसे बना के लिखेंगे। इसको लिखेंगे बाल गोविंद भगत का संगीत हर आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से असर करता था। उनका स्वर अचानक एक मधुर स्वर में तरंग झंकृत उठती थी। उनके मधुर स्वर को सुनकर बच्चे जो थे झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी औरतें और ओठ गुनगुना उठते थे, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे, रोपनी करने वाली उंगलियां भी क्रम में चलने लगती थी। मतलब एक सब कुछ चल रहा था, समझिए इनके गानों में जादू हुआ करता। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भगत प्रभातिया किस महीने में गाया करते थे और उनकी प्रभाती गायन का वर्णन करें। जो प्रभात के समय सुबह सुबह जो गाते थे, भगत प्रभातिया कार्तिक से फागुन महीने तक गाया करते थे। इन महीनों में वे कड़ाके सर्दी में तड़के भोर में उठ जाते थे और वे नदी स्नान को जाते और लौटते समय पोखर में भिंडे पर चटाई बिछा करके पूरब की ओर मुंह करके प्रभातिया टेरना शुरू कर देते थे। गाते गाते इतने सुरूर और तेजना से भर जाते थे कि उनके श्रम बिंदु छला करते, मतलब उनके माथे पर जो पसीना आ जाती थी। समझ लीजिए ठंडी में पसीना आ जाना तो समझ लीजिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई कैसे, जो जैसा चाहता था उन्हीं के अनुरूप हो गई कैसे, कि जिस तरह से टेक और नर्म नेम वर्त वाली भगत की दिनचर्या थे उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, वे अपने गायन के माध्यम से अपने साहब की निकटता पाना चाहते थे। ठीक है, वो अपने साहब की निकटता पाना चाहते थे। ठीक है,
आगे बोला जा रहा है कि ऐसा उन्होंने मृत्यु के पूर्व सायकाल तक गीत गा कर किया। इसके अलावा वे जीवन में दोनों समय स्नान ध्यान करते थे। आमरण निभाया, उन्होंने इससे आमरण निभाया। इस तरह कह सकते हैं कि भगत सिंह की मृत्यु का अनुरूप जब लास्ट जिस दिन मरने वाले थे उसके संध्या काल में भी उन्होंने गीत गाया था। तो समझ सकते हो अपने काम को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो करते हुए मरना चाहते थे और उन्होंने ही करते हुए अपने प्राण को त्यागे थे। ठीक है, ये अगला बोला जा रहा है कि 12 नंबर की भगत की किस दलील के आगे पतों की एक ना चली थी। भगत सिंह मुसर के भगत बाल गोविंद भगत के किस दलील के आगे जो है ना उसकी पतों की एक भी ना चल सकी। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर लिखेंगे कि भगत ने अपने बेटे की श्राद्ध की अवधि खत्म होते ही अपनी पतों के भाई को बुलवाया और कहा कि आदेश दिया कि इसकी जाओ दूसरी जगह क्या कर देना, शादी कर देना। तो भगत सिंह की जो पतों थी सुनी तो उसके बुढ़ापे पर ध्यान रख करके भगत सिंह बार-बार आ रहा है, भगत बाल गोविंद भगत की पतों उनके बुढ़ापे पर ध्यान रखकर उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वे चाहती थी कि मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन बिता दूं, अपना समय व्यर्थ कर दूं इन्हीं की सेवा में। पर भगत ने कहा कि यदि तू ना गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे उसकी एक ना चली थी। ठीक है, वो नहीं चाहती थी छोड़कर, लेकिन जाना पड़ा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत अपनी पतोहू को परंपरा से हटकर कौन से कार्य करने को कह रहे थे और क्यों। मतलब कौन सी बात कहने की कह रहे थे, किस परंपरा को कह रहे थे कि छोड़ो, इस पर ध्यान मत दो। तो पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत जो थे तन्मयता से गाए जा रहे थे और अपनी पतों को भी विलाप कर रही थी। तो इसी समय भगत अपनी पतोहू के रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। कहते तो उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ, सोचो कि जो एक परमात्मा से जाकर के मिल गया हमारी आत्मा, ये आजाद हो गई। भगत एक ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु खुशी का अवसर है, इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये उनकी मानना था, इसलिए बोले थे खुशियां मनाओ, दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भगत अपने सुस्त और भोदे बेटे से के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों। तो देखिए, बाल गोविंद ने लिखा गया है, तो बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा कुछ सुस्त और भोदा सा था। भगत का मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा निगरानी रखते हुए प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा जो है ना ज्यादा हकदार होते हैं। इस कारण भगत अपने बेटे का अधिक प्यार करते थे, ये नहीं कि बहुत कम करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भगत के आंगन का नृत्य संगीत किस तरह से ओतप्रोत हो उठता था। मतलब जो उनके आंगन में जो गाना बजता था वो किस तरह से ओतप्रोत हो उठता था। देखिएगा, इसको बनाकर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि गर्मियों में भगत और उनकी प्रेम मंडली आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते और वहां खंजोड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। बाल गोविंद जो थे एक पद में गाते और प्रेमी मंडली को 2 से 3 बार दोहराती। धीरे धीरे एक स्वर निश्चित लय और ताल और गति से ऊंचे उठने लगता और गाते गाते भगत नाचने लगते और इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक गीत मंडली इनके यहाँ चलता था। ठीक है, अब अगला है 16 नंबर की बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे को आग क्यों दिलाई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा कि विवाह के बाद जो होता है ना, पति का पत्नी पर सबसे अधिकार होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि पति का पत्नी पर अपना अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है और उसका अधिकार भी उसके ही प्रति होता है। ठीक है, अतः पतु को सबसे बड़ा अधिकार मानकर उसी से मुख अग्नि दिलवाया। किसने माना था, ये माना था बाल गोविंद भगत ने। और आप और लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक रूढ़िवादी इंसान नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि रूढ़िवादी प्रथा चले, वे एक अलग तरह के इंसान थे। वो समाज में नर और नारी को एक समान समझते थे, इसलिए उसको अधिकार माना था, उसकी पत्नी को ही सबसे बड़ा अधिकार माना था, इसलिए उन्हीं से मुख अग्नि दिलवाया था। तो इतना लिख देंगे तो आपको इसका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने देखा और देखा तो अंत तक अगर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है।